Hello my dear friends, welcome back to channel. So today we are going to solve next question, that is question number 13 of chapter accounting equation. आप सभी को पता है हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जो है क्लास 11th अकाउंट्स का सॉल्व कर रहे हैं, राइट। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉमिस किया है, जिन्हें सॉल्व करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो उस रिगार्डिंग ऑलरेडी 12B क्वेश्चंस, दैट मीन्स क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12B तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं अकाउंट्स प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर क्लास 11th अकाउंट्स के नाम से जो है आपको जितनी भी वीडियोस अभी अपलोड हुई हैं उस प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी। और क्लास 11th अकाउंट्स प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के रिगार्डिंग अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग अपलोड हुई हैं। और जो क्वेश्चंस मैं सोल्व करा चुकी हूँ और जो कराने वाली हूँ उन सब की क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपको PDF फाइल में अवेलेबल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। फॉर द सॉल्यूशंस यू हैव टू रेफर द वीडियोस, ओके। तो वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इजीली अवेलेबल है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड करने से क्वेश्चन 14 के आगे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक कंसेप्ट को सीखने की ज़रूरत है, और वो है कंसेप्ट ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, या यू कैन से द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इज द क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जिन्होंने 12B तक सारे क्वेश्चन देखे हैं उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही कुछ नहीं है, सच में उनके लिए चुटकी का खेल है। ये देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन्होंने क्या करने के लिए बोला है। They have simply said to give the example of each of the following transaction। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देना है। इन चारों ट्रांजेक्शन के केसेस में हमें एक एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें किसके रिगार्डिंग बताना है एग्जाम्पल, इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी, कि एक एसेट में इंक्रीज हो और एक लाइबिलिटी में इंक्रीज हो। हमें एक ऐसी ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है कि जिससे बिजनेस की जो एसेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी में हमें बताना है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जिससे कंपनी की एसेट भी डिक्रीज हो जाए और कंपनी की लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाए। तीसरी में एसेट और कैपिटल दोनों में इंक्रीज हो जाए। और चौथी ट्रांजैक्शन ऐसी बतानी है जिसका रिजल्ट क्या हो, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी। तो आप ये बताइए ऐसी कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जिसका रिजल्ट ये होता है, क्या, इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। आप मुझे बताइए सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन जो कि ऑलमोस्ट हमने हर क्वेश्चन में देखी है कौन सी थी, दैट इज द परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट। तो जो भी चीज़ एसेट अगर परचेज कर लाई जाएगी तो उससे बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, राइट। और दूसरा, अगर हम उन्हें क्रेडिट पर परचेज कर ले तो कंपनी के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हो गया ना, एक साइड एसेट इंक्रीज होना और दूसरी साइड क्रेडिटर्स का इंक्रीज होना। दैट मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन जो एसेट और लाइबिलिटी दोनों को इंक्रीज कर देगी वो कौन सी है, परचेज ऑफ गुड्स वी कैन से, और यू कैन से एनी एसेट। फॉर एग्जाम्पल in the place of goods you can say the furniture or the machinery or something else also that needs to be asset, okay। So purchase of goods on credit, ठीक है। वर्थ रुपीज़ कुछ भी आप ले सकते हैं, वर्थ रुपीज़ मैंने लिया है 10,000, ठीक है। तो अगर बिजनेस में एसेट्स परचेज कर लाई जा रही हैं ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज़ 10,000, इससे क्या होगा, बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और दूसरी साइड ऑन क्रेडिट परचेज कर लाए हैं, दैट मीन्स पैसा नहीं दिया है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी इंक्रीज हो गए। तो एसेट भी इंक्रीज और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया, फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकेंड क्या है हमारे पास, डिक्रीज इन एसेट एंड अ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। कब हमारी एक एसेट डिक्रीज हो जाएगी और कब हमारी एक लाइबिलिटी भी साथ के साथ डिक्रीज हो जाएगी, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जिनसे हमने क्रेडिटर्स
से परचेज किए थे गुड्स, अगर हम उन क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दें तो क्या होगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। ये क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम हो जाएगी और जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो कैश भी तो कम होगी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000, जिनसे ऊपर गुड्स परचेज की थी 10,000 की, अगर हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं तो क्या होगा? कंपनी में से कैश जाएगा, इससे हमारी बिजनेस की जो एसेट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूसरी साइड हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हमने उनको पेमेंट कर दी, अगर पेमेंट कर दी तो ये तो भी कम हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ तो भी बिजनेस की कम हो जाएंगी, ठीक है? तो एक एसेट में भी इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल की ट्रांजेक्शन, ये सेकेंड एग्जाम्पल की ट्रांजेक्शन, ठीक है? ये ट्रांजेक्शन ने क्या इम्पैक्ट किया? एसेट में इंक्रीज और लाइबिलिटी में भी इंक्रीज। इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट था? एसेट में भी डिक्रीज और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन हमें किसके रिगार्डिंग बतानी है? हमें ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी है जो कि एसेट में भी इंक्रीज कर दे और कैपिटल में भी इंक्रीज कर दे। तो आप बताइए हमारी कैपिटल कब इंक्रीज होती है? जब सबसे पहली ट्रांजेक्शन कौन सी करते थे हम लोग? मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यही गिवन होता था ना कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट? तो ठीक है, जो भी चीज़ इन्वेस्टर के द्वारा, ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है उसे ही हम बोलते हैं ना बिजनेस की कैपिटल। तो कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी? ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द बिजनेस, ठीक है? तो ये क्या हुआ? बिजनेस की कैपिटल हुई, इससे बिजनेस की कैपिटल तो इंक्रीज होगी। दूसरी साइड ये 10,000 है तो कैश, और कैश जब बिजनेस में आएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल तो हमारी कैश तो भी इंक्रीज हो गई। तो कैश हुई हमारी एसेट और ये हमारे जो कैपिटल है ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो दोनों की दोनों, कैश भी इंक्रीज, दैट मीन्स एसेट भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। यही हमें पूछा था कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जिससे हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो जाए और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। अब हमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है जो कि एसेट को भी डिक्रीज कर दे और कैपिटल को भी डिक्रीज कर दे। अब जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, सपोज कीजिए उसमें से उसने कुछ बिजनेस में पहले उसने इन्वेस्ट किया, अगर बिजनेस में से इसका अपोजिट कुछ पैसा अगर ओनर बिजनेस में से निकाल लेता है तो बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी और कैश की फॉर्म में निकालेगा तो कैश भी कम हो जाएगी। तो हो गया ना, एसेट भी कम और लाइबिलिटी कैपिटल भी कम, ठीक है? तो क्या हम बोलेंगे? ओनर विड्रॉज ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है? कि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने 10,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो 10,000 रुपये जब बिजनेस में से निकाले तो बिजनेस की कैश क्या होगी? कम होगी। दैट मीन्स एसेट्स बिजनेस की कम हो गई। और जब 10,000 निकाले वो कैपिटल थी बिजनेस की, राइट? क्योंकि जब भी कोई चीज़ निकालेंगे बिजनेस में से तो वो बिजनेस को लॉस होगा और बिजनेस का लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, ये सभी को पता है, ठीक है? तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इस एग्जांपल से हमने समझ लिया कि अगर ये ट्रांजैक्शन होती है तो एसेट भी कम और कैपिटल भी कम, और यही हमें इन लोगों ने पूछा था, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको चारों एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, चारों कंडीशंस के अकॉर्डिंग 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं जो कि क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस में जिसके कारण ये कंडीशंस जो हैं पैदा होंगी, ठीक है? ये कंडीशंस कब अकर होंगी? जब हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस होंगी तब वो कंडीशंस आएंगी कि कब हमारी एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी, कब हमारी एसेट लाइबिलिटी डिक्रीज होंगी, कब हमारी एसेट और कैपिटल जो है इंक्रीज होगी, कब एसेट कैपिटल रिड्यूस होगी, ठीक है? तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल देना था। ये इतना इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई डोंट से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है? और सब कुछ तब भी आएगा अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और बेसिक कंसेप्ट स्पेशली इस चीज़ों के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी स्पेशली आप लोगों का ज़रूरी है। जो प्रीवियस वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं
ठीक है। जिन चीज़ों को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिन कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, कि आप उन वीडियोस को प्लीज़ रेफ़र करें, उन्हें ज़रूर देखें ताकि सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। ऑब्वियस सी बात होती है गाइज ये कि अगर आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ को फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझते हो, एक तो समझने में आसानी होती है और दूसरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहता जो कि हमें समझ नहीं आता। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, मैं जो रिकमेंड करूँगी वो यही कि प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़। ठीक है। लाइन वाइज बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल है। आपको सिर्फ मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर अकाउंट्स प्लेलिस्ट क्लास 11th के नाम से, ठीक है, अकाउंट्स क्लास 11th के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अकाउंट्स चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं वो सभी आपको वहाँ पर लाइन वाइज मिल जाएंगी। ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आप इस चैप्टर की वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, दैट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। तो वो भी आपको अवेलेबल है, उस पर भी आप जाकर वीडियोस को इजीली देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, चारों एग्जांपल्स जो मैंने दिए रिगार्डिंग द 4 ट्रांजैक्शंस अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर कुछ भी है जो डाउट है, अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी डाउट है कि ये चीज़ ऐसे कैसे हुई, इसका एग्जाम्पल हमने ये कैसे दिया, ठीक है, ये कंडीशन हमें समझ में नहीं आई, कुछ भी आपका डाउट है, please ask me in the comment section. ठीक है। and thank you very much for watching this video. Bye bye.